हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग में और गेट सीएससी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे सिलेबस डिस्कशन, यानी कि सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या सिलेबस है जो गेट सीएससी एग्जाम में आता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी चीज समझने वाली चीज है एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे और अपने सी प्रोग्रामिंग में अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं और सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज लिख देगा, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग। नंबर वन की अगर मैं बात करूँ तो सी प्रोग्रामिंग में हम पढ़ेंगे, सिलेबस में लिख देता हूँ। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो हम कंप्लीट करेंगे, इसका बहुत छोटा सा सिलेबस है और सारे सब्जेक्ट की तरफ बहुत लेंदी नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, स्कोप ऑफ अ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल में इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला इसमें पढ़ेंगे स्टैटिक स्कोपिंग, सेकंड हम पढ़ेंगे डायनेमिक स्कोपिंग। स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। सेकंड हम क्या देखेंगे, सेकंड हम पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल। थर्ड हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर्स से ही आपको जितने भी पीवाई की देखोगे उसमें ज्यादातर आपको पॉइंटर्स से ही न्यूमेरिकल्स या फिर जो कोड्स हैं वो आपको दिखेंगे। पॉइंटर्स के साथ एरे के साथ पॉइंटर मिक्स कर दिया, ऐसे पॉइंटर के कॉम्बिनेशन में आते रहेंगे। पॉइंटर का रिकर्शन के साथ मिक्स कर दिया, पॉइंटर एरे रिकर्शन मिक्स कर दिया, ऐसे ऐसे आपको क्या है कॉम्बिनेशन वाले जो कोड है वहां पर दिखेंगे। आपको उसका आउटपुट बताना पड़ेगा क्या होगा। तो बस इसमें हमें यहाँ पर जो कोड है उन सबको हम समझेंगे, कोड्स देखेंगे, बहुत सारे कोड देखेंगे कि कैसे कोड वर्क कर रहा है और कैसे आपके अंदर फिर क्या होगा, लॉजिक बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे रन होती है। तो आप वहां पर कोई भी जो कोड है वो रन करके, ड्राई रन करके उसको आप क्या कर सकते हो, आउटपुट फाइंड कर सकते हो। कोड क्या है, यहाँ पर बस सी प्रोग्रामिंग कोई थ्योरी नहीं पढ़नी ज्यादा है, इसमें बस कोड रन करके मैं आपको दिखाते जाऊंगा, उसी से आपको क्या होगा, उसी से आपको लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, उसी से आपको सब बन जाएगा। चौथा क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन वाले हैं जैसे एरेज प्लस पॉइंटर्स प्लस स्टैटिक प्लस रिकर्शन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या है कहने का, यानी कि ये कॉम्बिनेशन से ही आपके क्या आएंगे, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी से आएंगे। यानी कि एरे के साथ पॉइंटर को मिक्स कर देंगे, कभी एरे के साथ स्टैटिक वेरिएबल दे देंगे, कभी रिकर्शन के साथ मिक्स कर देंगे पॉइंटर्स को, कभी इन चारों का एक साथ मिक्स कर देंगे। जो भी चीजें हैं इसी में से कॉम्बिनेशन कर करके आपसे पूछी जाएंगी। तो पॉइंटर्स, ज्यादातर पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है ही है, और सब तो इजी सी है, इजी नहीं है सब, सभी easy है। स्ट्रक्चर्स और यूनियन, स्ट्रक्चर और ये कॉमा कर दिया मैंने, यूनियन। ओके, ये भी हमारे क्या है, पूरा सिलेबस अगर मैं बात करूं सी प्रोग्रामिंग का तो ये हमारे पूरे सिलेबस में आते हैं। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि हमारा स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ। इसमें हम क्या दो पॉइंट पढ़ेंगे, स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग, इन दो के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले मैं एक कोड लिख देता हूँ, एग्जाम्पल
int a equal to 3 main int a equal to 5 b function call b function बनाया int a equal to 10 b function call 3 int a equal to 15 d function call और कहाँ पर है और d इक्वल टू यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ चलो d and a इक्वल टू 20 प्रिंट एफ लिख देता हूँ मैं ऐसे पी एफ का मतलब है प्रिंट ओके प्रिंट हम कर रहे हैं d a ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं पी एफ का मतलब है प्रिंट करना है प्रिंट वाला स्टेटमेंट होता है प्रिंट एफ सी में वो है ये ओके तो इसको आप क्या करो इसको अगर आपको आता है इसको आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो उसका आउटपुट बताओ क्या होगा उसके बाद यहाँ पर आप देखना इसका आउटपुट क्या आपका आउटपुट सही है कि नहीं एक बार करके देखो क्योंकि एक बार मैं बता दूंगा उसके बाद आप कर नहीं पाओगे ठीक है तो इसे करके जरूर देखना है एक बार खुद तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे हम इसको अप्रोच करेंगे इसको अब देखो ध्यान से देखो आपको इतना तो पता होगा कि हमारा जो कोड होता है वो कहाँ से रन होना स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है हमारा कोड रन होना ठीक है तो कोड यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा तो मेन फंक्शन के अंदर हम आएंगे तो लेकिन उससे पहले अगर आप देखो मेन फंक्शन से पहले भी यहाँ पर क्या लिखा है int a इक्वल टू 3 लिखा है अब ये क्या है ये हमारा क्या है ग्लोबल वेरिएबल है यानी कि हमने क्या मेन फंक्शन से बाहर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है तो इसको हम कैसे लिखते हैं इसको कहाँ पर इसको क्या मिलेगी मेमोरी मिलेगी कहाँ मिलेगी इसको मिलती है स्टैटिक मेमोरी कहने का मतलब क्या आप देखो 3 तरीके की मेमोरी होती है 3 तरीके की क्या होती है मेमोरी होती है मैं ऊपर बना देता हूँ ऊपर थोड़ा सा अलग सा ये रहेगा यहाँ पर 3 तरीके की मेमोरी होती है एक होती है हमारी स्टैटिक मेमोरी एक होती है हमारी स्टैक मेमोरी और एक होती है हमारी हीप मेमोरी स्टैक मेमोरी एक होती है स्टैटिक मेमोरी एक होती है हमारी हीप मेमोरी अब देखो ये जो वेरिएबल्स हैं जो अंदर हैं ये जो वेरिएबल्स अंदर डिक्लेयर हुए हैं वही सेम नाम के ए नाम के इनको कहाँ स्पेस मिलेगी और ये ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ पर स्पेस मिलेगी जो ये बाहर हुआ है डिक्लेयर इन लोगों को स्पेस कहाँ पर मिलेगी वो हम देखते हैं अगर मैं बात करूं इसकी ये जो हमारा बाहर मैंने डिक्लेयर कर रखा है इंट ए इक्वल टू 3 इसको मिलेगी यहाँ पर स्टैटिक वाली प्लेस में स्पेस स्टैटिक मेमोरी इसको मिलेगी स्टैटिक का मतलब ऐसा होता है स्थिर जो चेंज ना होता हो इसका मतलब स्टैटिक का मतलब ये होता है ठीक है लेकिन क्या इसमें काम है वो हम देखेंगे और ये जो आप अंदर देख रहे हो ये जो आप डिक्लेरेशन देख रहे हो वही सेम वेरिएबल ए का है ये इसको कहाँ स्पेस मिलेगी इनको प्लेस स्पेस मिलेगी स्टैक में स्टैक मेमोरी में हीप का क्या काम है वो कोर्स के आगे पढ़ते जाएंगे तो हम उसका काम सीखते जाएंगे लेकिन अभी आपको बस देखने की बात ये है कि ये जो बाहर जो वेरिएबल है जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करा उसको कहाँ स्पेस मिली स्टैटिक मेमोरी मिली इसको और जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उसी सेम नाम के हो या डिफरेंट नाम के हो उन सबको कहाँ स्पेस मिलती है स्टैक के अंदर स्पेस मिलती है इसमें एक और बात है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स को अंदर पढ़ते जाओगे तो आपको क्या होगा और क्लैरिटी होती जाएगी जैसे जैसे अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब नहीं आगे आप बढ़ोगे ना आप थोड़ा सा आगे करो तब आपको पिछली चीजें समझ में आने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है आपको पढ़ने का तरीका बताइएगा ठीक है तो ये चीज हो गई तो हम समझ गए जो भी मेथड के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसको हम क्या करेंगे स्टैटिक मेमोरी देंगे और जो वेरिएबल जो मेथड के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होंगे उनको स्टैक की मेमोरी मिलती है ठीक है इतना हम यहाँ पर समझ गए अब हम क्या करते हैं इस कोड को रन करते हैं इस कोड को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब हमें अब जो भी वेरिएबल है जैसे कि बाहर वाले वेरिएबल पहले मैं क्या कर रहा हूँ एक लाइन में कोड करूंगा पहले मैं इसको रन करता हूँ इंट ए इक्वल टू 3 यानी कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा एक स्टैटिक मेमोरी देनी पड़ेगी स्टैटिक मेमोरी मैं इसको क्या करता हूँ एलोकेट कर देता हूँ
ए, इसका कोई एड्रेस होगा, या फिर चलो अभी एड्रेस को भी हम क्या करते हैं, चलो लिख देते हैं वैसे। इसका कोई एड्रेस होगा, यानी कि आपको पता होगा कोई भी जो मेमोरी लोकेशन में जो भी स्पेस एलोकेट होती है, उस स्पेस का क्या होता है, कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो उसमें इसका स्पेस का एड्रेस दे दिया 1000। इसके अंदर कौन सा डेटा है, 3। इसके अंदर कौन सा डेटा है, 3 है। यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ये हमारा है स्टैटिक मेमोरी। स्टैक के अंदर स्टैटिक मेमोरी है ये, ठीक है। यहाँ पर इसको एक इक्वल टू हो गया 3। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। मेन के अंदर बढ़ते हैं। मेन में क्या है, यहाँ पर मेन फंक्शन में जैसे ही हम अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है a इक्वल टू 5। अब जितने भी मेथड के अंदर है उनको कहाँ पर स्पेस मिलती है, उन सबको मिलती है स्टैक के अंदर स्पेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैक बनाएंगे, इसके अंदर इसको स्पेस देंगे। स्टैक आपको पता होगा स्टैक क्या होता है, लीफो होता है। स्टैक हमारा क्या होता है, लीफो को फॉलो करता है। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो बाद में आपने स्टोर किया है, जो सबसे लास्ट में स्टोर किया है वो सबसे पहले बाहर होगा। जैसे बुक ऑफ स्टैक होता है, एक के ऊपर बुक्स रखी जाती हैं, है ना। और अगर आपको बुक उठानी हो तो आप सबसे ऊपर वाली बुक उठाते हो। तो वैसे यहाँ पर स्टैक का काम होता है। आपको इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टैक का क्या यूज होता है, कैसे होता है, वो पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर स्टैक के अंदर क्या होगा, इंट a इक्वल टू 5। ये सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, डिक्लेयर होगा। यानी कि पहले मैं मेन का, यहाँ पर क्या होगा, मेन को मेन फंक्शन कॉल होगा। इसका स्पेस मैंने यहाँ पर कर लिया। इसके अंदर क्या होगा, इंट a इक्वल टू 5, यानी कि a के लिए यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी बन जाएगी। a वेरिएबल है, मैं इसको a वेरिएबल है, इसका एड्रेस मान लो 2000। इसके अंदर यहाँ पर क्या, a को स्पेस मिल गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर ये लाइन क्या कहती है, बी फंक्शन कॉल लगा दिया। अब इसने यहाँ पर क्या किया, बी को फंक्शन कॉल लगा दिया। यानी कि बी को फंक्शन कॉल लगाया तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा अब इसका एक्सेस। तो बी पे हम आते हैं। बी पे क्या होगा, इंट ए इक्वल टू 10। इंट ए इक्वल टू 10, मैं इसको हल्का सा एक बॉक्स हटा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छे से कोड दिख सके, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 3000। मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ, और ए को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्पेस दे दी। अब इसने क्या करा, इसने सी को कॉल लगाया, सी फंक्शन कॉल लगाया। अब सी फंक्शन कॉल लगाया तो सी के लिए स्पेस, यहाँ पर मैंने क्या करा, स्टैक में इसको स्पेस मिलेगी। ओके, स्टैक में इसको स्पेस मिलेगी। मैं उसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ऊपर आए। ओके, ठीक है। इसको क्या मिलेगी, स्टैक के अंदर क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी। तो अब स्टैक के अंदर इसको स्पेस मिली, फिर यहाँ पे क्या हुआ, हम सी पे आए। सी पे आए, सी पे इंट ए इक्वल टू 15 मिला। तो इसको ए को भी हम स्पेस दे देते हैं, ए इक्वल टू 15, ज्यादा स्पेस। 15 को यहाँ पर क्या मेरा, 4000 वाले एड्रेस की मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ये जो नीचे मैं लिख रहा हूँ वो एड्रेस है, कि इस एड्रेस में ये क्या है, डेटा स्टोर है। उसके बाद इसने क्या करा, उसके बाद इसने डी को क्या करा, यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया, डी को कॉल लगा दिया इसने। डी को कॉल लगा तो ऊपर आया एक्सेस, और स्टैक के अंदर डी आया। डी ने क्या करा, डी वाले फंक्शन ने क्या करा, यहाँ पर आया एक्सेस। यहाँ पर इसने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करा, ए इक्वल टू 20 है। यानी कि इसने क्या करा, इसको भी क्या मिल गया, ए इक्वल टू 20 पे यहाँ पर क्या मिल गया इसको, यहाँ पर मेमोरी इसको एलोकेट हो गई। उसके बाद इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया ए को। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए की प्लेस में क्या प्रिंट होगा, ए की प्लेस में 20 प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, या फिर इसके नीचे 5 प्रिंट होगा, या फिर ये 3 प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना बात कि यहाँ पर जो इस डी फंक्शन कॉल कर रहा है, तो डी के अंदर जो अगर ए की वैल्यू प्रेजेंट है, तो ए की ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली जो वैल्यू है वो वाली प्रिंट होगी। यानी कि जो प्रिंट होगा हमारा, वो क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो हमारा 20 होगा। आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारा 20 होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे
कि अगर मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा होता, अगर मैं यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा ना सिलेबस में ऊपर हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग होता है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज कहाँ आया यहाँ पर? अब इन दोनों का यूज लाने के लिए हमें आगे बढ़ते हैं, इसको इसी कोड को हम क्या करते हैं अब आगे समझते हैं। अब देखो मैं क्या करूं, इस कोड में से अगर इस वाली लाइन को मिटा दूं, अब मैं इस बॉक्स को हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये क्या है अपने नोट्स में बनाना हो तो आप इस बॉक्स को बना सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट सब कोड। तो मैं अगर क्या करूं, मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ अपने कोड से। तो इस लाइन को अगर मैंने अपने कोड से हटा दिया तो उसका आउटपुट क्या आप बता सकते हो, आउटपुट क्या होगा इस कोड का? अब बोलो कि सिंपल सी बात है, आपने इसको हटा दिया है तो यानी कि अब इसको भी हटा देते हैं, फिर आउटपुट आपको बताना है। तो यानी कि अब 8 a = 20 डिक्लेयर नहीं हुआ तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। हाँ बोलोगे डी बस फंक्शन कॉल हुआ था, डी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कॉल हुआ था ये, तो यहाँ पर अब a = 20 है, अब इसको सीधा प्रिंट करना है a। अब बोलोगे प्रिंट करना है सीधा a, अब बोलोगे ये कैसे प्रिंट करें, अब ए प्रिंट करना है तो हम क्या करें, अब बोलोगे ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दो, तो बोलोगे ये वाली वैल्यू क्यों प्रिंट करूं, ये वाली 15 क्यों नहीं प्रिंट कर सकता? तो यहाँ पर क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक स्कोपिंग का काम आता है। क्या होगा इसका आउटपुट अब बताओ। देखो आउटपुट में क्या होगा, अगर मैं यूज कर रहा हूँ आउटपुट, आउटपुट में लिखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं स्टैटिक स्कोपिंग यूज कर रहा हूँ, स्टैटिक लिख रहा हूँ, स्टैटिक स्कोपिंग यूज कर रहा हूँ और मैं डायनेमिक स्कोपिंग यूज कर रहा हूँ, दोनों में आंसर जो होगा अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब इस कोड के हिसाब से देखें, अगर मैं स्टैटिक स्कोपिंग यूज कर रहा हूँ, स्टैटिक स्कोपिंग में अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ जिसको मैंने इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या होगा हमारा, तो हमारा जो स्टैटिक है, स्टैटिक वेरिएबल में अगर वो प्रेजेंट है तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 20 नहीं आएगा, 3 आएगा। स्टैटिक तो 3 है, ये तो 3 दे रखा है यहाँ पर, 3 आएगा। अब अगर मैं डायनेमिक स्कोपिंग यूज कर रहा होता, तो डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है, डायनेमिक स्कोपिंग में जो अगर वेरिएबल हमें प्रिंट कराना है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उस फंक्शन में, तो डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है, उसके पिछले जो फंक्शन में जो ए की वैल्यू रही होगी उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, यानी कि यहाँ पर 15 प्रिंट होगा डायनेमिक स्कोपिंग में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देख ले, स्टैटिक में 3 आंसर है, डायनेमिक में 15 आंसर हमारे क्या है यहाँ पर आया है। तो हम यहाँ पर क्या बात समझे, अगर हमारा स्टैटिक स्कोपिंग यूज हो रहा है, अगर हमारा स्टैटिक स्कोपिंग यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर वो वेरिएबल यहाँ पर उस मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं है, अगर वो मेथड इस वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसके अंदर अगर वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो हम स्टैटिक मेमोरी को देखेंगे, अगर उसमें वो वेरिएबल डिक्लेयर है उसको हम क्या करेंगे, उसको वहां पर यूज करते हैं। वहीं पर अगर बात करें डायनेमिक स्कोपिंग की, डायनेमिक स्कोपिंग में हम क्या करते हैं, अगर उस मेथड के अंदर वो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है और उसको यूज करा गया है तो वो वेरिएबल को हम क्या यूज करेंगे, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, उसके पिछले मेथड में जो वो वेरिएबल यूज हुआ है तो उसकी वैल्यू हम लेंगे। मान लो यहाँ पर भी सी में भी यहाँ पर क्या होता है, ए डिक्लेयर नहीं होता तो हम इससे भी पीछे आते। डी मेथड क्या करता है, अगर सी में देखता सी में नहीं मिलता, फिर बी में देखता बी में भी नहीं मिलता तो मेन फंक्शन में देखता, और अगर मेन फंक्शन में भी अगर डायनेमिक स्कोपिंग में ए की वैल्यू नहीं मिलती तो हम कहाँ देखते, फिर लास्ट में जाके डायनेमिक स्कोपिंग स्टैटिक मेमोरी को देखता कि अगर वहां पर है कि नहीं वो मेथड डिक्लेयर, तो एंड में वो स्टैटिक मेमोरी का आउटपुट वर्स्ट केस में प्रिंट करेगा। समझ में आया इतनी बात, इतनी बात थी बस स्टैटिक और डायनेमिक स्कोपिंग की, और इससे ज्यादा बड़ी बात कोई थी नहीं। इसके ऊपर दो क्या कहते हैं, दो कोड और हम इसके ऊपर देखेंगे, वो भी आप खुद कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक और डायनेमिक स्कोपिंग के मतलब आपको बस आपको मुझे क्या करना था, समझाना था। अब आप मुझे इसका आउटपुट बताओ, इसका तो आउटपुट आपने बता दिया, अब इसका आउटपुट बताओ। यहाँ पर क्या होता है, ए की वैल्यू होती है, अगर a = 20 होता है यहाँ पर, तो उसका आउटपुट क्या होता है ये मुझे आप बताओ, क्या होता है इसका आउटपुट स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग में। वैसे तो आपने कहा कि नॉर्मल में आपने 20 आंसर बताया था, इसमें क्या होता है, तो बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डी फंक्शन पे जब हम आते हैं, डी फंक्शन में यहाँ पे क्या होता है, ए के लिए मैम 20 के लिए क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती। ए फंक्शन ए वेरिएबल के लिए 5000 दी थी इसको मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पर बोला प्रिंट करो ए की वैल्यू, तो यहाँ पर स्टैटिक स्कोपिंग हो और डायनेमिक स्कोपिंग हो, दोनों में क्या क्या आउटपुट होगा बताओ, दोनों आउटपुट क्या होगा, सेम होगा, 20 ही होगा।
क्योंकि अगर वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तो चाहे स्टैटिक स्कोपिंग हो डायनामिक स्कोपिंग हो, आंसर तो ए का ही वही 20 यहाँ पर प्रिंट करेगा। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तब इन दोनों का केस क्या होता, अलग अलग होता, वरना अगर प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू तो यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर क्या करनी है, समझ में आनी चाहिए। इतनी बात होगी कंप्लीट। अब मैं आपको एक और यहाँ पर क्या करता हूँ, कोड देता हूँ, उसको आपको रन करके दिखाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कर सकते हो कि हाँ कुछ आपको समझ में आया है, कुछ समझ में आया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट आई, इसको लेकिन ध्यान से करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इंट आई मेन फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया, आई इक्वल टू 10, फंक्शन एफ फंक्शन यहाँ पर बनाया मैंने, इंट आई इक्वल टू 20, जी फंक्शन बनाया, जी प्रिंट एफ आई, प्रिंट एफ लिख दो, पी एफ लिख दो तो आप प्रिंट एफ समझ जाना। अब इस कोड का आउटपुट आप मुझे क्या करो बताओ, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। अब देखो, पॉज करके लेकिन एक बार बना के जरूर देखना, ऐसे नहीं कि हम बाद में देख लेंगे, बाद में मत देखना, बाद में देखोगे तो आपको गलत हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर हट जाएंगे, फिर आपको थोड़ा मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज से वो हो रहा है, तो इसलिए आपको गलती पता होनी चाहिए, फिर आपको लॉजिक सही होगा अंदर दिमाग में। अब देखो बिल्कुल सिंपल तो है, लेकिन आपने यहाँ पर एक गलती करी हुई, वो आपको यहाँ पर पता चला होगा आपके आउटपुट में, क्या गलती करी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल होता है, लेकिन देखो मेन से पहले भी यहाँ पर बाहर क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, इंट आई। इंट आई यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये क्या होगा, इसको कहाँ पर स्पेस मिलेगी, हम जानते हैं इसको मिलेगी स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी मिलेगी तो इसको मैं अलग से स्पेस दे देता हूँ, स्टैटिक मेमोरी को क्या होगा, अलग से स्पेस देनी पड़ेगी। 1000 इसका क्या होगा, मेमोरी लोकेशन दे दिया, ये है मेरी स्टैटिक मेमोरी। इसके अंदर क्या स्टोर है, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इसके अंदर क्या होगी, वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी या जीरो होगा, ये आप मुझे बताओ। इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं है आई की, यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन नहीं आएगा, तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी या जीरो होगा, क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर स्टैक की बात करूं और अगर वहां पर ऐसे ही अंदर वेरिएबल आई होता तो वहां पर ही होती गार्बेज वैल्यू। लेकिन अगर ये स्टैटिक मेमोरी में अगर कोई वेरिएबल है, अगर उसको डिक्लेयर नहीं करा गया है, मतलब उसकी वैल्यू इसको इनिशियलाइज नहीं करी गई है मतलब, तो उस वहां पर होती है इसकी वैल्यू जीरो। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टैक में अगर किसी को मेमोरी मिलेगी ऐसी, स्टैक के अंदर अगर आई होता तो उसकी गार्बेज वैल्यू होती, और अगर ये स्टैटिक के अंदर कोई मेमोरी है उसकी उसको इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेगी, वहां पर उसको क्या होगा, जीरो मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इसलिए हर कोड इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं सेम सेम कोड नहीं करेंगे, अलग अलग कोड, हर कोड में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आई इक्वल टू जीरो यहाँ पर हो गया, ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर एक एक करके कोड चलाता हूँ। मेन फंक्शन आएगा तो स्टैक के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन बना लेता हूँ। मेन फंक्शन बना लिया, MAIN मेन, ठीक है। मेन फंक्शन में आई इक्वल टू 10 कर दो। अब ऐसे मत कर देना कि आई यहाँ पर लिखा 10 कर दिया, 2000 दे दिया, गलत हो गया। यहीं पर आपका लॉजिक गलत होगा, क्यों, क्या इस मेथड के अंदर कहीं पर आई को इनिशियलाइज करा गया है, कहीं पर इंट आई लिखा गया है, नहीं लिखा गया ना। तो आपको कैसे यहाँ पर पता चला कि ये आई इसी का वेरिएबल है, इसका वेरिएबल ये नहीं है, बल्कि आई को यहाँ पर वैल्यू 10 दे दी गई है, यहाँ पर कहीं पर डिक्लेयर करा गया है, आई यहाँ पर है, नहीं करा गया। यानी कि ये जो आई की वैल्यू है 10, ये इसकी वैल्यू है, यानी कि हमने ग्लोबल वेरिएबल को इस मेथड के अंदर यूज कर लिया है, ग्लोबल मेथड को मैं यूज करा है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो 10 करी गई है वो ये वैल्यू करी गई है, इस वैल्यू को हटा के अब 10 लिख दिया गया है। समझे, इस लाइन का मतलब ये है। उसके बाद हमने एफ को फंक्शन कॉल लगा दिया, यहाँ पर वैसे जाऊंगा, इस एफ को बस कॉल लगाया गया और कुछ नहीं, यहाँ पर कॉल लगा दिया गया, फंक्शन चलेगा एफ के पास, मेथड फंक्शन एफ कॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हुआ है इनिशियलाइज, इंट आई इक्वल टू 20, यहाँ पर आई को स्पेस मिलेगी, यहाँ पर डिक्लेयर करा गया है, यहाँ पर मैं इसको 2000 क्या कर देता हूँ, एड्रेस दे देता हूँ। आई की यहाँ पर क्या है, 20 वैल्यू मिली है, इसको यहाँ पर स्टैक के अंदर मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी।
क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइज करा गया है इसको, यहाँ पर इंट आई इसको लिखा गया है कि हाँ ये इसी का मेथड है। यहाँ पर आई की वैल्यू डायरेक्ट यूज करी गई है विदाउट इनिशियलाइजेशन, यानी कि इसको क्या होगा, ये स्टैक की मेमोरी को अपडेट करा है इसने, ये इसका मतलब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर कोड इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेम कोड मैं आपको यहाँ पर क्या है नहीं करा रहा हूँ, हर कोड में आपको कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जी फंक्शन को कॉल करा गया है, जी फंक्शन यहाँ से फिर क्या कॉल हुआ, जी फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ तो ऊपर जाएगा, जी फंक्शन कॉल हुआ, जी फंक्शन में क्या हो गया, प्रिंट आई कर दिया। अब बताओ इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी, अगर मैं डायनेमिक और स्टैटिक स्कोपिंग की बात करूँ, आउटपुट मुझे बताओ, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ, स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग की बात करूँ, आउटपुट क्या होगा। अब आप खुद बताओ मुझे। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो, यहाँ पर कोई आई को इनिशियलाइज करा गया है, नहीं करा गया, यानी कि अगर मैं स्टैटिक स्कोपिंग की बात करूं तो स्टैटिक स्कोपिंग में इसका आंसर क्या होगा, स्टैक की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर कोई आई की वैल्यू नहीं है तो मैं स्टैक की वैल्यू देखूंगा 10 है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट 10 हो जाएगा स्टैटिक स्कोपिंग में। सिंपल सी बात। डायनेमिक स्कोपिंग में देखते हैं प्रीवियस वैल्यू क्या थी, डायनेमिक स्कोपिंग में क्या देखते हैं, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, तो यानी कि डायनेमिक स्कोपिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आई को डिक्लेयर नहीं करा गया, तो मैं यहाँ पर देखूंगा फंक्शन एफ में क्या कर रखा है, डायनेमिक स्कोपिंग में आई की वैल्यू, हाँ यहाँ पर कर रखा है आई की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर 20 में क्या कर दूंगा, आउटपुट में प्रिंट कर दूंगा 20। समझ में आया तीन बात, तीन बात समझ में आई। लेकिन सर यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं गेट एग्जाम में बैठा हूँ और मुझे यहाँ पर क्वेश्चन आया कि ये कोड है और मुझे ये नहीं बताया गया कि ये स्टैटिक स्कोपिंग है कि डायनेमिक स्कोपिंग है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नहीं बताया गया वहां पर तो बस कोड दे दिया जाता है, ये नहीं बताया गया कि स्टैटिक स्कोपिंग यूज करो कि डायनेमिक स्कोपिंग यूज करो, तो बाय डिफॉल्ट आपको स्टैटिक स्कोपिंग यूज करनी है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नोट लिख लो इसको, तो नोट लिख लो, नोट लिख लो, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक स्कोपिंग, बाय बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग यूजेस स्टैटिक स्कोपिंग, बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज uses static स्कोपिंग। आपको मेरे कैमरे के सामने ऐसे ही दिख रहा है, इसको दिख रहा होगा आपको, है ना, मैंने ऊपर नीचे भी कर दिया। बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्राम लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग यूजेस स्टैटिक स्कोपिंग, बाय डिफॉल्ट ये यूज करा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। नेक्स्ट कोड में यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट कोड भी तैयार हो जाओ। नेक्स्ट कोड यहाँ पर क्या देखा है, इंट ए, अब देखो कुछ गलतियां हुई थी, वहां आई की गलती होगी आपसे, तो यहाँ पर क्या इसमें गलती करने की कोशिश कम करना, एक्स इंट एक्स एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई ए, प्रिंट कर दिया मैंने एक्स, पीएफ का मतलब है प्रिंट, एम फंक्शन बनाया, इंट वाई ए इक्वल टू वाई माइनस ए, एक्स ए प्रिंट ए, ओके ये हो गया। यहाँ पर मैं बना देता हूँ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन एम ए, ठीक है, कोड यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसको जाके आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है, एग्जीक्यूट करो इस कोड को, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, मुझे आप यहाँ पर अपनी कॉपी में रफली सॉल्व करो इसको, फिर देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है, और कुछ इसमें है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसको एलोकेट होगी मेमोरी, ये तो ग्लोबल वेरिएबल है, ये एक्स मेथड है, ये वाई एम मेथड है, ये मेन मेथड है, मेन मेथड से हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कोई ग्लोबल वेरिएबल है कि नहीं, ग्लोबल वेरिएबल देखा, ये ग्लोबल वेरिएबल है हमारे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अपने स्टैटिक मेमोरी को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, इसको पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। तो ए को हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर दी, 1000 इसका एड्रेस दे दिया, ये हमारी स्टैटिक मेमोरी 1000 एड्रेस दे दिया, इसके अंदर 3 यहाँ पर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल जितने थे वो मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब आते हैं मेन मेथड पे,
मेन मेथड में सबसे पहले कौन कॉल हुआ, एम ए यानी कि एम ए यहाँ पे क्या हुआ है, कॉल हुआ है। तो यानी कि स्टैक मुझे बनाना पड़ेगा। स्टैक में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एम ए यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स लिखूंगा। मेन मेथड बनाने की वैसे यहाँ पर जरूरत है नहीं, लेकिन मैं चलो कभी यहाँ पर आते हैं तो मेन बना देता हूँ। मेन मेथड यहाँ पर मैंने बना दिया। मेन मेथड में कुछ नहीं होगा, एम ए को कॉल करा गया, ए की वैल्यू क्या जाएगी, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी आप बताओ। ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कहीं पर ए को इनिशियलाइज करा गया है, नहीं करा गया, तो सिंपल सी बात है, ए की कौन सी वैल्यू जाएगी, स्टैटिक वैल्यू जाएगी। तो स्टैटिक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ए की स्टैटिक वैल्यू कितनी है, 3 है, ये रही, ये है ना। तो इसको हम क्या लेंगे, इसको लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं ऊपर यहाँ पर क्या होगा, एम फंक्शन पे कॉल जाएगा। एम फंक्शन पे कॉल जाएगा तो ये इस पे लगेगा कॉल, इस पे लगा कॉल। यहाँ पर इंट वाई, यानी कि जो ए वैल्यू मैंने भेजी थी वो वाई नाम के वेरिएबल में अब स्टोर है। यहाँ पर इतना अब आपको बेसिक पता होना चाहिए, मैं बस कोड एग्जीक्यूट करना सिखा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं वो कर रहा कि ये देखो वेरिएबल है इसमें स्टोर होता है, कि यहाँ पर होता है कि मेथड कैसे काम करते हैं, लूप कैसे काम करते हैं, वो सब मैं इसमें नहीं बताऊंगा। ओके, ये सब आपको पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू थी वो यहाँ पर कहाँ पर गई है, वहां पर वाई वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। यानी कि वाई वेरिएबल के अंदर यहाँ पर जो स्पेस मिलेगा इसको, यहाँ पर मान लो 2000 एड्रेस है इसका, इसको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू यहाँ पर आएगी। ये जो ए की प्लेस, ए जो 3 वैल्यू भेजी थी वो यहाँ पर 3 वैल्यू उठ के इसके अंदर यहाँ पर चली गई है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ये बात है यहाँ पर, ये हो गया एग्जीक्यूट। बिल्कुल मैंने समझा भी दिया कि कैसे वाई के अंदर आई वैल्यू। ठीक है, जिसको आ गया हो बढ़िया बात है। वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर वाई को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज करा है। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, इंट ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ए को भी इनिशियलाइज करा गया है, मैं इसको 3000 एड्रेस दे देता हूँ। ए इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू 1 कर दी। ए इक्वल टू वाई माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस ए। वाई कितना है हमारा, वाई हमारा यहाँ पर क्या है, 3 है, और ए कितना है हमारा, 1 है। तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। और 2 किसके अंदर स्टोर होना है, 2 ए के अंदर दोबारा स्टोर कर देना है। 2 को मुझे दोबारा ए के ही अंदर स्टोर कर देना है। तो इसको हटा के मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक हो गया फंक्शन कॉल, यहाँ पर भी क्या होगा, फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा, एक फंक्शन कॉल हो गया। तो फंक्शन कॉल किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पर किसकी वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है। ए की कौन सी वैल्यू लेंगे, चाहे स्टैटिक हो डायनेमिक हो, यहाँ पर तो ए इनिशियलाइज है, तो ए की 2 वैल्यू ही यहाँ पर जाएगी। ठीक है, ए की यहाँ पर 2 वैल्यू यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, अपना एक्स मेथड को इनिशियलाइज करता हूँ, और यहाँ पर ए की क्या होगी, यहाँ पर 2 वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जाएगी। ये जो 2 वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली, और किसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। यानी कि एक्स नाम का मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, इसका एड्रेस मैं दे देता हूँ 4000। ठीक है, ये एक्स मेथड का भी नाम है, यहाँ पर वेरिएबल भी एक एक्स है। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई ए। अब देखो, एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई ए, क्या यहाँ पर कहीं पर ए, क्या यहाँ पर कहीं पर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है, बोलोगे नहीं, यहाँ पर तो कोई भी ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये हम स्टैटिक स्कोपिंग कर रहे हैं। स्टैटिक स्कोपिंग, डायनामिक स्कोपिंग से भी देखेंगे आउटपुट क्या होता है। स्टैटिक स्कोपिंग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैटिक स्कोपिंग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक स्कोपिंग यूज कर रहे हैं, तो अब कौन सी ए यहाँ पर डिक्लेयर है नहीं, ए यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है, तो इसलिए मैं ए की कौन सी वैल्यू लूंगा, स्टैटिक वैल्यू लूंगा। यानी कि ए की ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर 3 का यूज करूंगा यहाँ पर। यानी कि 3 जो इसकी वैल्यू होगी, 3 एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है। 2 मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा क्या होता है, 6 होता है। 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, 6 स्टोर हो गया। ठीक है, प्रिंट कर दो एक्स को। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट की मैं बात करूं तो आउटपुट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया एक्स को, यानी कि 6 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसका पूरा कोड हो गया एग्जीक्यूट, हाँ हो गया। अब ये चले जाएगा हमारा स्टैक से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। पॉप हो गया, फिर पॉप होने के बाद इस पे आएंगे एम में, एम वाले मेथड में दोबारा आएंगे। यहाँ तक हमारा एग्जीक्यूशन हो गया था कंप्लीट, ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट करना था। प्रिंट ए, ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी,
स्टैटिक स्कोपिंग में भी यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू इनिशियलाइज है तो ए की ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो होगी प्रिंट जो की है 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्या जाएंगे, इसका भी काम हो गया, इसको भी हम क्या कर देंगे स्टैक से पॉप कर देंगे, ये भी काम हो गया यहाँ पर। अब हम जाएंगे मेन मेथड में, मेन में भी कुछ नहीं है, मेन को भी हटा दिया, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आया 6 और 2 का आंसर आया स्टैटिक स्कोपिंग में। स्टैटिक स्कोपिंग में इसका क्या है 6 और 2 आंसर यहाँ पर आया है। 6 और 2 यहाँ पर क्या है स्टैटिक स्कोपिंग में आंसर आया। डायनेमिक स्कोपिंग की अगर मैं बात करूँ, डायनेमिक स्कोपिंग में क्या आंसर आया उसका, वो हम यहाँ पर क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पर मुझे वैसे दोबारा लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। A इक्वल टू 3, चलो कोई बात नहीं दोबारा लिख देते हैं। वही क्वेश्चन में दोबारा लिख रहा हूँ, वही क्वेश्चन सेम है, बस डायनेमिक्स से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इंट x इक्वल टू x मल्टीप्लाई a पी एफ एक्स। एम मेथड को कॉल होता है इंट y इंट a इक्वल टू 1 a इक्वल टू y माइनस a। एक्स मेथड को कॉल करा था यहाँ पर, और क्या है पीएफ कर दिया है ए को, प्रिंट कर दिया है ए को। मेन कर दिया एम ए, ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डायनेमिक स्कोपिंग, अब हमें डायनेमिक स्कोपिंग का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। अब डायनेमिक स्कोपिंग के हिसाब से आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कहीं पर, डायनेमिक स्कोपिंग डायनेमिक स्कोपिंग का यूज करके हम आंसर निकालेंगे। बिल्कुल वही आउटपुट के वही, पहले तो वही स्टेप रहेंगे। पहले स्टैक में किसको, जो ग्लोबल वेरिएबल है उनको स्टैक की मेमोरी मिलेगी, स्टैक की मेमोरी मिलेगी यहाँ पर। ए को भी मिलेगा 1000 स्टैटिक मेमोरी मिलेगी, ठीक है। अब मेन फंक्शन में आते हैं, मेन फंक्शन में आए यहाँ पर। अब एग्जीक्यूट करने के लिए यहीं पर बना है, यहीं पर बना लेते हैं, दिख तो रही होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया स्टैक में। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब हम लगाएंगे मेन फंक्शन को कॉल। मेन फंक्शन को कॉल लगाया हमने यहाँ पर, कुछ होगा नहीं, एम की ए की वैल्यू जाएगी। अब ए की वैल्यू क्या जाएगी डायनेमिक स्कोपिंग में, जो प्रीवियस वैल्यू होगी, प्रीवियस यहाँ पर पीछे कुछ नहीं है, तो ए की क्या होगी वर्स्ट केस में स्टैटिक मेमोरी को यूज करना पड़ता है डायनेमिक स्कोपिंग में वर्स्ट केस में, यानी कि अब कुछ है ही नहीं ए की वैल्यू पीछे, तो हम स्टैटिक मेमोरी यूज करेंगे, यानी कि 3 यहाँ पर जाएगा इस बार। मेन फंक्शन पे कॉल लगा, मेन फंक्शन पे कॉल लगा। अब ए की जो थी, ए की जो वैल्यू थी वो, ए की जो वैल्यू थी, ए की ये जो वैल्यू थी, ये उठ के यहाँ पर y के अंदर चली गई। ए की क्या वैल्यू थी 3 वैल्यू थी, वो उठ के क्या चली गई y वेरिएबल के अंदर चली गई, यानी कि जो 3 वैल्यू थी, ये जो 3 वैल्यू थी वो y वेरिएबल के अंदर चली गई। 2000 एड्रेस दे दिया इसको मैंने, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करते हैं, इंट ए इक्वल टू 1, यानी कि ए को इनिशियलाइज करा गया है 1 वैल्यू से, 3000 मेमोरी लोकेशन इसको दे दी। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ए इक्वल टू वाई माइनस ए, वाई की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 1 2 ही होता है, तो 2 यहाँ पर क्या हो गया ए के अंदर चले जाएगा, 2 यहाँ पर क्या होगा ए के अंदर चले जाएगा। तो पहले मैं इसको बैक कर देता हूँ, टिक में घट जाते हैं। हाँ, अब ए के अंदर क्या, ए के अंदर ए वन हट के 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर v माइनस 1 क्या होगा 2 होगा, जो कि ए के अंदर इसका आउटपुट चले जाएगा। उसके बाद y फंक्शन को कॉल लग जाएगा, y फंक्शन a की वैल्यू लेके जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर करेंटली क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पर क्या होगा 2 उठ के यहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर इस वाले x में 2 उठ के जा रहा है, 2 2 2 2 2,
ठीक है, ये हो गया 2 हो गया, x की वैल्यू यहाँ पर क्या 2 हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब x के अंदर क्या करना है, x मल्टीप्लाई ए, x के अंदर x मल्टीप्लाई ए, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर यहाँ पर हो गया स्टैटिक वैल्यू, स्टैटिक स्कोपिंग होती तो हम ए की 3 वैल्यू यूज करी थी ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या है डायनेमिक स्कोपिंग है, तो ए की जो प्रीवियस वैल्यू क्या थी प्रीवियस फंक्शन में, ए यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करा गया है, तो प्रीवियसली ए इनिशियलाइज करा गया है, हाँ करा गया है। ए की क्या वैल्यू थी प्रीवियसली 2 थी, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई का 2 2 4 हो गया, तो 4 यहाँ पर क्या होगा जाके होगा एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 4 यहाँ पर हो जाएगी, तो 2 को हटा के अब हो गया यहाँ पर 4, तो ये 4 हो गया। प्रिंट कर दो एक्स को, यानी कि आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, 4 कर दिया प्रिंट। उसके बाद ये हो गया फंक्शन पूरा कंप्लीट, तो इसको हटा दिया हमने, पॉप कर दिया स्टैक से। इस पे आते हैं, इस पे कहाँ छोड़ा था हमने, यहाँ तक हो गया था कंप्लीट। अब प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ कर दो ए को, यानी कि प्रिंट ए कर दो, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 को यहाँ पर क्या कर दो प्रिंट कर दो, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसका दोबारा यहाँ पर क्या ये कंप्लीट हो गया, स्टैक से पॉप हो गया, इसमें भी कोई अब एग्जीक्यूट नहीं करना है, यहाँ पर भी खा गया। तो यहाँ पर आउटपुट आया 4 2, यहाँ पर आउटपुट आया 6 2। स्टैटिक स्कोपिंग डायनामिक स्कोपिंग में दोनों में अलग अलग आंसर यहाँ पर आ गए हैं। तो उसी के साथ हमारे यहाँ पर ये जो कोड है ये हमने हो गया लिखना कंप्लीट। कल एक और हम कोड देखेंगे, अब आज के बस इतना ही रखते हैं। कल एक और हम कोड देखेंगे इसी के ऊपर, उसके बाद हम स्टैटिक वेरिएबल पे मूव कर जाएंगे। देखो पहले पहले के बहुत ही आसान आसान से टॉपिक है जो आपको बस बेस क्रिएट करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है ज्यादा टाइम में नहीं लगा। देखो आज हमने क्या करा, कल बस एक कोड और देखना है, उसमें आपको कुछ और चीजें समझने को मिलेंगी। उसके बाद आपका ये पहला चैप्टर तो कंप्लीट ही हो गया। कल बस एक कोड और देखना, पहला चैप्टर कंप्लीट। कल हम स्टार्ट कर देंगे स्टैटिक स्कोपिंग को, पॉइंटर्स और इन दोनों में, पॉइंटर्स और चौथे, तीसरे और चौथे में हम ज्यादा टाइम बिताएंगे, क्योंकि इनको हमें ये जो ऊपर की चीजें इन सबको समझने के बाद ही हम नीचे की 2 3 और 4 पॉइंट हमें समझ में आएगा, 3 4 5 तब हमें समझ में आएगा, तब उसके अंदर अच्छे खासे हम न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। सो आज के बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।